स्वागत है आपका ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम फिजिक्स 11th जो कि कक्षा 11वीं का अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अध्याय 1 जो था वो बोर्ड द्वारा हटा दिया गया है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर इस चैनल पर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, लेकिन लाइक करना इतना भी उद्देश्य नहीं है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में भी शेयर करना। इसलिए हम आज से इस चैनल की शुरुआत की है, जो कि हमारा यह फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए हम अब इसे स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि यह जो पार्ट है इसका नाम है इकाई एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आखिर इनके बारे में भी समझना जरूरी है कि इकाई एवं मापन आखिर है क्या। तो पहले हम मापन की बात कर लेते हैं, फिर बाद में इकाई की बात करेंगे। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, मापन से क्या अभिप्राय है। तो अब इस मापन को तो समझना जरूरी है, तभी तो की परिभाषा याद होगी। इसलिए हम पहले मापन को समझ लेते हैं। इसलिए इसके लिए हम रफ का उपयोग करेंगे। थोड़ी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि मापन को समझना, मापन को याद नहीं करना है, इसको समझने के आधार पर ही इसकी परिभाषा याद हो जाएगी। इसीलिए हम इसको समझते हैं पहले। जैसे कि आप दुकान पर तो जाते ही होंगे, तो दुकान वाला कहता होगा कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में चाहिए। तो आप जैसे कि 1 किलो शक्कर लेते हैं, 1 किलो शक्कर लेते हैं, शक्कर की मात्रा लेते हैं। शक्कर की मात्रा लेते हैं तो ये तो हमको पता नहीं होता कि कितने, जैसे इतनी सारी शक्कर रखी है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, इतनी सारी शक्कर रखी। अब इसमें से क्या पता कि इतनी 1 किलो है कि इतनी सारी 1 किलो है। तो इसके लिए एक निश्चित चीज बनाई गई जिसका भार निश्चित है, निश्चित भार की। तो यह जो चीज है निश्चित भार की, यह सभी जगह मान्य होती है, यानी मानक। ये तो हमको अज्ञात होती है, जो कुछ इसमें तोलना होता है हमें, जैसे हम शक्कर को तोल रहे, ये तो अज्ञात है। तो इसकी तुलना हमें किससे करनी पड़ेगी, ज्ञात स्थिर मानक राशि, क्योंकि 1 किलोग्राम हमको पता होता है कि 1000 ग्राम है। तो यह क्या है, ज्ञात स्थिर मानक राशि, स्थिर मानक राशि है यह। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे यह बांट है, आपको दिख रहा होगा कि यह बांट है, यह बांट है, तो यह एक ज्ञात स्थिर मानक राशि है। जैसे यह भी 1 लीटर है, जैसे कि तो 1 लीटर तो ज्ञात होता है हमको। और जैसे ये भी 1 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 1 इंच की है, जो कि आप समझ सकते हो। जैसे कि पहले जो कोई, जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं तो इस तरह का तराजू देखते हैं, जिससे एक तरह दुकान वाला या सब्जी वाला एक साइड वस्तुएं रखता है, जबकि एक साइड बांट रखता है। तो बांट स्थिर मानक राशि होती है, जो कि ज्ञात स्थिर मानक राशि। लेकिन सब्जी तो अज्ञात होती है, इसलिए इसकी मात्रा की तुलना इससे की जाती है। जैसे यहाँ पर 1 किलोग्राम का बांट चढ़ाया जाता है, तो इस साइड भी उतनी ही मात्रा में सब्जी रखी जाती है, जिसका वजन बराबर हो जाता है। फिर भी जैसे 1 किलोग्राम
20 रुपए की है वह सब्जी, तो 2 किलो तो वह 40 की देगा, नहीं तो बिना तौल के देगा तो ज़्यादा या कम हो जाएगी, जिससे उसको घाटा भी लग सकता है। इसीलिए एक प्रकार से इसे फिक्स करके बनाया गया। इसीलिए बाँट ज्ञात स्थिर मानक राशि होती है, जबकि जो कि हम जिसकी मात्रा लेते हैं या हम जो कुछ खरीदते हैं तो वह अज्ञात होती है। इसीलिए इस अज्ञात राशि की तुलना एक ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। आप इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि एक अज्ञात राशि की एक ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मात्रक से क्या अभिप्राय है तथा मात्रक के गुण लिखिए। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं इसको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दे दूंगा, या फिर बाद में वीडियो पोस्ट करके लिख भी लेना। इस मात्रक से क्या अभिप्राय है तथा मात्रक के गुण लिखिए। अब मात्रक के गुण लिखने से पहले मात्रक के बारे में समझना जरूरी है। मात्रक के बारे में समझना जरूरी है, तो आइए इसको फिर हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 1 किलोग्राम, जैसे यह है किलोग्राम, तो यह एक प्रकार से मात्रक है। जैसे कि हम समझ सकते हैं, इसको पहले इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर समझ में आएगा सब। किसी भौतिक राशि को मापने हेतु उस राशि के एक निश्चित परिमाण को, मतलब कि भौतिक राशि जैसे होता है द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप, पदार्थ की मात्रा, जैसे ये एग्जाम्पल लिए हमने, जैसे द्रव्यमान यानी वजन या भार जिसे हम कहते हैं, तो एक निश्चित परिमाण को, यानी कि 1 किलोग्राम भी तो एक भार है, तो यह एक निश्चित है, क्योंकि 1 किलोग्राम है, ये तो ये निश्चित हो गया, तो इसको मानक मान लिया जाता है। निश्चित परिमाण को, ये निश्चित है, निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है भौतिक राशि को मापने के लिए। जैसे भौतिक राशि हमने इसमें ली थी, सब्जी का भी एग्जाम्पल लिया था, मानक मान लेते हैं जैसे वजन को, किसी भौतिक राशि, जैसे भौतिक राशि तो द्रव्यमान है, तो इसको एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, और इसी मानक को मात्रा कहते हैं। समझ में आया? क्लियर? ओके, ठीक है। मात्रक के गुण, इसमें पहला है मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। अब इसको हमें समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम अपने साधारण व्यवहार में कह देते हैं कि जैसे 1 किलो चावल, 1 किलोग्राम चावल, तो हम ऐसे भी तो कह सकते थे कि एक चावल, लेकिन यह तो मात्रक तो लगाना पड़ेगा, तो ये मात्रक समझ में आ जाए। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारत में अगर हम इसे किलो कहते हैं, किलोग्राम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं भारत में तो किलोग्राम कह देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दुकान वाले से कहा कि 1 किलोग्राम शक्कर चाहिए, वो भी भारत में कहा, भारत के दुकानदार से। अगर इसे हम किसी भी अदर कंट्री
कंट्री में ये उपयोग में लाएं तो इसे बोलचाल में, तो यह वो भी समझ जाएगा। लेकिन इसीलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों देशों में भी मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत में किलोग्राम, अब वहाँ कुछ गए तो उसका नाम कुछ और पड़ गया, इसीलिए इसको फिक्स करके रखा है। क्योंकि ऐसा ही पद्धति है, और भी पद्धति होती हैं 3 अलग से, तो उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ऐसा ही पद्धति है। अब यह तो मान्य हो जाएगा हर देश में, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लैंड में कुछ और गए, जैसे जो FPS पद्धति होती है उसमें द्रव्यमान का मात्रक होता है पौंड। अब पौंड तो कोई समझेगा नहीं। अब वहाँ का पौंड अगर भारत में बोलेंगे तो भारत में कोई नहीं समझेगा, और यहाँ के जैसे कुछ भी हम बोल देंगे, जैसे कि बोल देते हैं कि ग्राम अकेला, तो ग्राम तो समझेगा कि 1000 ग्राम है, लेकिन इस विवाद के कारण किसी और कंट्री में कोई ग्राम नहीं समझेगा। इसीलिए एक फिक्स एक पद्धति बनाई गई, जिसे ऐसा ही पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति। अब ये पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। इसको भी देख लेते हैं एक और। ये है नेक्स्ट पॉइंट, मात्रक में समय एवं मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब इसको भी हम समझ लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कोई मात्रक है, अब मात्रक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में उसका वजन कुछ और हो जाए, जैसे हो गया एग्जाम्पल के लिए 1000 ग्राम, जो कि 1 किलो के बराबर है, ठीक है। अब उसका शीतकालीन ऋतु में में यही वजन अगर 800 ग्राम हो गया, तो ऐसा समय का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसे में अगर हम कोई वस्तु अगर ग्रीष्म ऋतु में खरीदते हैं तो वह ज़्यादा मात्रा में मतलब कि ज़्यादा मात्रा में लेगी उसमें, और इसमें नहीं। तो 1 किलो में अगर 800 ग्राम हो गए शीतकालीन ऋतु में, तो हमको यहाँ पर घाटा लग सकता है। इसीलिए मात्रा का वजन घटना बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम तो होते ही हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इसलिए अगर यह 800 ग्राम शीतकालीन ऋतु में रहा, तो फिर ऐसा कैसे संभव है। इसीलिए इस पर मौसम एवं समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं थोड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मात्रक का आकार ना अधिक बड़ा और ना ही अत्यंत छोटा होना चाहिए। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि जैसे मात्रक होता है कोई भी, अब मात्रक का आकार, जैसे कोई मात्रक है, अब मात्रक ऐसे किलोग्राम भी होता है, ये तो बहुत बड़ा होता है, थोड़ी बहुत इतना होगा। जैसे कि ये है, हमने बनाया भी था पहले ये वाला, जैसे कि यह है, तो अब इसका आकार तो हम लोग सभी जानते हैं कि हाथ से भी ले जाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह ट्रक से या कुछ भी वाहन से ले जाना पड़े, इससे बहुत असुविधा हो सकती है। इसीलिए हम इसका आकार ना ज़्यादा छोटा और ना ही अत्यंत बड़ा होना चाहिए। इससे हमें सुविधा होती है कि यह कहीं भी ले जाया जा सकता है और इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि एवं संख्या में भी सही होना चाहिए, जैसे कि 1000 ग्राम जैसे कि हम यूज करते हैं, इसके लिए 1 किलोग्राम, तो इसमें संख्या भी की भी कमी आ जाती है, जैसे किलो जुड़ गया तो ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं और हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मात्रक का पुनर्निर्माण संभव होना चाहिए। तो हम इसको भी देख लेते हैं, पुनर्निर्माण। जैसे कि कोई मात्रक बनाया गया 1 किलोग्राम,
जो कि हमने इसमें देखा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको दोबारा ना बनाया ना जा सके। तो इसका संभव दोबारा मतलब कि पुनः मतलब दोबारा संभव होना चाहिए, जिससे इसको दोबारा निर्माण किया जा सके इसलिए इसको एक निश्चित परिमाण में बनाया जाता है, जिससे इसका दोबारा भी निर्माण हो सकता है, क्योंकि ये बदलता नहीं है तो एक सा रहता है, तो इसका पुनर्निर्माण संभव होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि मात्रक पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि कैसे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए स्थान का। ठीक है। स्थान का, जैसे कि हम भारत में है अभी इंडिया। ठीक है। इंडिया हमारा देश है, कंट्री। अब इंडिया कंट्री है। अब जैसे हम लोग चाइना गए, ठीक है, तो अब यहाँ तो होते हैं, क्योंकि ऐसा ही पद्धति हर जगह मान्य है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में चाइना में 800 ग्राम हो और इंडिया में 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम हो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसा भारत के अंदर भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसे में एक्सचेंज जो करेंगे, जो भी वस्तुएं या चीज़ें, तो उनमें वजन की या ज़्यादा या घटा बढ़ी हो सकती है। इसलिए थोड़ी बहुत भी फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि जितना इंडिया में रहेगा उतना ही चाइना में रहेगा। अगर इससे इंग्लैंड भी जोड़ लो तो भी इंग्लैंड में भी इतना ही रहना चाहिए। जैसे अमेरिका भी है, यहाँ भी उतना ही होना चाहिए। जैसे श्रीलंका, यहाँ भी इतना ही होना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि 1 किलोग्राम में हर जगह 1000 ग्राम होने चाहिए, हर कंट्री में और हर जगह इसके अनुसार। तो यह भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे सभी छात्रों में शेयर ज़रूर करना। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।